जब मैंने सीनियर सिस्टर के सामने अपना कन्फेशन रखा और उसने बिना सोचे उसे ठुकरा दिया, तो शर्म के मारे मेरा चेहरा जैसे जल उठा और उसी दिन से मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसे बुली करना मेरी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया और जब भी वो मुझे देखती, तो दांत पीसती हुई गुस्से में बोलती, "सू लिचुआन, यू बास्टर्ड।" मगर फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया क्योंकि सीनियर सिस्टर अपनी स्पिरिचुअल रूट्स खो बैठी और अब वो कभी कल्टीवेट नहीं कर सकती थी। और जिस पल मैंने ये न्यूज़ सुनी, मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। ओह नो! स्टोरी की शुरुआत में ही हीरोइन क्रिपल्ड हो गई? ये तो परफेक्ट प्रोटैगोनिस्ट सेटअप है यार। अब तो मैं गया, एक विलेन जिसने अब तक उसे इतना सताया, क्या स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो सबसे पहले मुझे ही सैक्रिफाइस नहीं करेगी? बस 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना मैंने अपना विलेन वाला ब्राइट फ्यूचर वहीं छोड़ दिया और दुनिया के सबसे डिवोटेड आशिक में ट्रांसफॉर्म हो गया। सीनियर सिस्टर, अब से बस तुम और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शेन यूचू शाओ याओ सेक्ट की सबसे बड़ी डिसाइपल थी, सेक्ट मास्टर की सबसे फेवरेट और अनगिनत डिसाइपल्स के दिलों की धड़कन। मगर उसने कब का रोमांस वगैरह के ख्याल छोड़ दिए थे और खुद को पूरी तरह कल्टीवेशन में डुबो दिया था, सबके प्रति ठंडी और दूर दूर रहने वाली। तभी 3 महीने पहले उसे एक सीक्रेट रेल में कल्टीवेट करने का आदेश मिला, मगर किसी अनजान वजह से वो गलत रास्ते पर भटक गई। डेमोनिक एनर्जी ने उसे करप्ट कर दिया और उसकी स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह तबाह हो गईं। कहते हैं सेक्ट मास्टर कई दिनों तक निराशा में डूबे आहें भरते रहे, मगर जब शेन यूचू आखिरकार लौटी, तो उसका स्वागत होने के बजाय उसे श्याओयाओ सेक्ट से निकाला जाने वाला था। बदन पर सिर्फ मोटे लाइन के कपड़े, चेहरे पर बेइंतहा बेबसी और पीठ पर बस एक छोटी सी गठरी, बस इतना ही बचा था उसके पास। और पूरे सेक्ट को हमारी दुश्मनी के बारे में पता था, इसलिए भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई और मेरे लिए रास्ता बन गया। कभी मैं भी उसके हजारों एडमायरर्स में से एक था, मगर बाकी सबसे अलग। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके सामने अपने दिल की बात रख दी थी। मेरा परिवार पीढ़ियों से मेडिसिन की प्रैक्टिस करता आया था और काफी मशहूर था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शाओयाओ सेक्ट भेजा था ताकि मैं आर्ट ऑफ मेडिसिन सीखूं और एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करूं। कन्फेशन से पहले मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और फिर बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद तो मैं पूरे सेक्ट का मजाक बन गया, अश्वमाननीय और अपमान और गुस्से में जलते हुए मैंने उसकी जिंदगी हर दिन मुश्किल बनानी शुरू कर दी। तभी उस भरे पूरे टाइजी स्क्वायर पर एक कल्टीवेटर ने एक्साइटमेंट में मेरी तरफ बेधैर्यता हाथ हिलाया। "सु लिचुआन, जल्दी आ, ये तेरा रिवेंज लेने का परफेक्ट मौका है। मुझे आज भी याद है कैसे शन यूचू ने तुझे बेइज्जत किया था।" मैं धीरे धीरे चलता हुआ शन यूचू के ठीक सामने आकर रुका और एक मॉकिंग मुस्कान के साथ बोला, "अरे वाह, ये तो हमारी सीनियर सिस्टर हैं। ये क्या हाल बना रखा है आपने, कितना भद्दा स्कार है। और मेरे सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से डर है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। बड़े अफसोस की बात है।" ये सुनकर शेन यूचू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और भले ही एक लंबा स्कार उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था, फिर भी वो उसकी पुरानी खूबसूरती को पूरी तरह छुपा नहीं पा रहा था। तभी मेरे बगल में खड़े किसी ने चिल्लाकर कहा, "सु लीचुआन, पहले ये तुझे नीचा दिखाती थी, अब तो ये तेरे बगल में खड़े होने के भी लायक नहीं। इस पर जरा भी रहम मत करना। जैसे इसने तुझे बेइज्जत किया था, वैसे ही आज इसका पूरा हिसाब चुकता कर दे।" मैं बस मुस्कुराया, अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, जिसके अंदर मेरे परिवार की एंसेस्ट्रल लाइफ सेविंग पिल थी। एक ऐसी दवा जो डैमेज्ड स्पिरिचुअल रूट्स को दोबारा ठीक कर सकती थी। आसपास खड़े सारे कल्टीवेटर्स हैरानी से मुझे घूरने लगे। तभी शेन यूचू ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, "रिवेंज लेना है तो ले लो, मैं तुमसे नहीं डरती।" उसकी उन जिद्दी आंखों में देखकर पता नहीं कैसे वो शब्द मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गए। "शेन यूचू, भले ही तुमने मुझे बहुत गहरी चोट दी, मगर जब तुम श्याओयाओ सेक्ट छोड़कर जाने वाली थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया।" ये सुनते ही पूरा स्क्वायर एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर सबके मुंह से एक साथ हैरानी की आह निकल पड़ी। सच कहूं तो मैं खुद अपनी बेशर्मी देखकर हैरान था, मगर एक सिंप बन जाना हीरोइन का पहला शिकार बनने से 1000 गुना बेहतर था। तो मैंने दांत भींचे, सबकी फुसफुसाहट को अनसुना किया और बड़े रौब से बोला, "शाओयाओ सेक्ट ने हमेशा लॉयल्टी को अहमियत दी है। शेन यूचू कभी हमारी सीनियर सिस्टर थी। क्या यही तरीका है अपने ही किसी को ट्रीट करने का?" शेन यूचू हल्के से हंसी, मगर उसकी आंखों में अब भी शक्कर पन्ने जीटी भरा हुआ था। "तुम मुझसे प्यार करते हो?" और उसके पास शक्कर करने की पूरी वजह थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब भी वो किसी को नाराज करती, मैं ही सबसे पहले पूरे सेक्टी में उसकी बात फैलाता था। धीरे धीरे सब उससे दूरी बनाने लगे थे। हालांकि उसने कभी परवाह नहीं की और बस कल्टीवेशन में लगी रही। और अभी इस वक्त वो साफ तौर पर यही समझ रही थी कि मैं सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ ताकि बाद में उसे दोबारा जलील कर सकूं। मगर मैं अपनी फ्यूचर हीरोइन को यूं गलतफहमी में नहीं रहने दे सकता था, इसीलिए उसे मना करने का मौका दिए बिना मैंने बड़ी नरमी से उसका हाथ थामा और लाइफ सेविंग पिल वाला बॉक्स उसकी हथेली में रख दिया और फिर
अपनी अब तक की सबसे कोमल आवाज में बोला, शेन यूचू, तुम इकलौती हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। अब से बस तुम और मैं किसी को तुम्हें दोबारा बलि नहीं करने दूंगा। तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स भी ठीक हो सकती हैं और तुम्हारा चेहरा भी। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। शन यूचू वहीं चुपचाप खड़ी रही, जबकि मैं अंदर ही अंदर अपनी एक्टिंग की तारीफ कर रहा था। ये बहाना तो एकदम फ्लॉलेस था। हाँ, उसने पहले मेरा कन्फेशन ठुकराया था, मगर सब जानते हैं कि इंसान अक्सर उसी से नफरत करता है जिसे वो पा नहीं सकता। अब कौन साबित कर सकता है कि मैंने सच में उससे प्यार करना बंद कर दिया था? और वैसे भी अभी मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो स्ट्रांग होने के बाद वो मुझे चाकू घोंपकर मार तो नहीं देगी, है ना? अगर फ्यूचर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मेरी तरफ हो जाए, तो इस दुनिया में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भला किसकी होगी? बस ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। शेन यूचू ने सिर झुका लिया और काफी देर तक खामोश रही। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, मुझे पता है तुम श्याओयाओ सेक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरे साथ आकर रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह है। लाइफ सेविंग पिल लेने के बाद भी उसकी स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह ठीक होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। हालांकि पहले से हालत काफी बेहतर थी। मैंने उसे हिम्मत न हारने के लिए समझाया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया और उसकी आंखों की सतर्कता थोड़ी कम हो गई। कभी कभी वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे के स्कार को धीरे से छूती और एक गहरी आह भर लेती, क्योंकि उसी एक स्कार ने शाओयो सेक्ट की परी को उस इंसान में बदल दिया था जिससे सब कतराते थे। मैंने उसे तसल्ली दी, देखने में डरावना लगता है मगर चोट उतनी गहरी नहीं जितनी दिखती है। मुझे यकीन है मैं तुम्हारा चेहरा पूरी तरह ठीक कर दूंगा। उस दिन के बाद मैंने खुद को मेडिकल बुक्स में डुबो दिया, हर मुमकिन इलाज ढूंढा और सिर्फ उसका चेहरा ठीक करने के लिए नए नए प्रिस्क्रिप्शन बनाए। शुरू शुरू में वो जिद करती कि दवा वो खुद लगाएगी, मगर जब मैंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया तो आखिरकार उसने मुझे इजाजत दे दी। और हर बार जब उसके ट्रीटमेंट का वक्त होता, वो चुपचाप मेरी फार्मेसी में आती, आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेडिसिन टेबल के पास बैठ जाती और मेरे ऑइंटमेंट लगाने का इंतजार करती, और मैं उसके जख्मों का इलाज करते हुए उसे सेक्ट के मजेदार किस्से सुनाता। वो बहुत कम जवाब देती, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की मुस्कान थोड़ी और गर्म होती जाती, और यूं दिन ब दिन हमें खुद पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के साथ की आदत डाल बैठे। तभी एक दिन जूनियर अंकल जी चांगान वापस लौट आया, जो शेन यूचू का फर्स्ट लव था और स्टोरी के हिसाब से वही आदमी था जिसके साथ उसकी किस्मत जुड़ी थी। उस दिन वो अजीब तरह से खामोश थी, यहाँ तक कि जब मैं उसकी दवा लगा रहा था तब भी वो पूरी तरह कहीं खोई हुई लग रही थी। तभी मुझे याद आया कि जी चांगन तो मेल लीड है, तभी तो वो इतनी बदली बदली सी लग रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने नरमी से कहा, अगर अब भी तुम उसे भुला नहीं पाई हो तो शायद तुम्हें उससे मिलने चले जाना चाहिए। शेन यूचू ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। इस हाल में मैं नहीं चाहती कोई मुझे इस तरह देखे। तो मतलब फ्यूचर हीरोइन भी अपने प्यार के सामने आते ही अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती है। मैंने भरोसा जगाती मुस्कान के साथ कहा, सीनियर सिस्टर शेन, हार मत मानो। एक दिन तुम पूरे श्याओयाओ सेक्ट की शान बनोगी, और जिस दिन वो पल आएगा, सिर्फ जी चांगानी नहीं, हर कोई देखेगा कि तुम सच में कितनी अमेजिंग हो। शेन यूचू ने धीरे से अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। जब तुम कहते हो हर कोई, तो क्या उसमें तुम भी शामिल हो? मैं बिना जरा भी झिझके मुस्कुराया। बिल्कुल, मगर जब तुम आखिरकार सबसे ऊपर पहुंच जाओ तो ये मत भूलना कि तुम्हें बचाया किसने था। उसने हल्के से सिर हिलाया और आखिरकार उसकी आंखों में एक धुंधली सी मुस्कान तैर गई। कई दिनों तक उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को गौर से ऑब्जर्व करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा, सिर्फ मेडिसिन काफी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह ठीक हों, तो तुम्हें दोबारा कल्टीवेट करना शुरू करना होगा ताकि वो धीरे धीरे रिजनरेट हो सकें। इस मेडिसिन हॉल के पीछे एक सुनसान जंगल है, वहां जाकर कल्टीवेट करो, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। शेन यूचू ने ध्यान से सुना और फिर संजीदगी से सिर हिला दिया, और कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का लगभग 80% स्कार गायब हो चुका था। और उसके बाद से वो हर सुबह जल्दी निकल जाती और हर शाम देर से लौटती, चुपचाप उस सुनसान जंगल के भीतर अपनी कल्टीवेशन में डूबी रहती। एक महीने बाद शेन यूचू का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका था, मगर जब वो कल्टीवेट कर रही थी तभी किसी ने उसे देख लिया और सेक्ट मास्टर के पास जाकर शिकायत कर दी कि वो चुपके चुपके डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास कर रही है, और इल्जाम लगाया कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया और किसी को करीब करीब मार ही डाला था। और जब तक मुझे इस बात की भनक लगी तब तक सेक्ट मास्टर के हुक्म पर उसे कैद किया जा चुका था। मगर मैं सच जानता था वो कोई डिमोनिक टेक्निक नहीं कर रही थी। जरूर किसी ने बीच कल्टीवेशन में उसे डिस्टर्ब किया होगा, जिससे उसे की डिविएशन हो गई और वो कंट्रोल खो बैठी। मैं सीधे सेक्ट मास्टर के पास जाकर उसके हक में गवाही दे सकता था, मगर मैं रुक गया, क्योंकि अगर मैं सच में चाहता था कि वो मेरी नेकी को ताउम्र याद रखे तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला था। मुझे इसे अपने एक्शन से साबित करना था। उसकी हालत जितनी बेबस होती,
उसे बचाने वाला इंसान उसके दिल में उतना ही अनफॉरगेटेबल बन जाता। तभी जैसे ही मैं मेन हॉल के बाहर पहुंचा, मैंने सुना कि सेक्ट मास्टर डिसिपल्स से पूछ रहे थे कि शेन यूचू का क्या किया जाए। इसकी स्पिरिचुअल रूट्स तो तबाह हो चुकी थीं, फिर भी महज 1 महीने में इसने दोबारा कल्टीवेट कर लिया। जरूर इसने कोई डिमोनिक आर्ट सीखी है और डिमोनिक एनर्जी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे इंसान को जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। हमें इसे एल्केमी फर्नेस में झोंककर इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। मैंने उस डिसाइपल को फौरन पहचान लिया जो ये बोल रहा था। कुछ ही दिन पहले वो चोरी छिपे पहाड़ से नीचे जाकर जुआ खेल रहा था और शेन यूचू ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, 50 करोड़ की सजा दिलवाई थी और उसका सारा जुए का पैसा जब्त कर लिया था। तो अब जब उसे बदला लेने का मौका मिला था तो वो इसे हाथ से जाने कैसे देता। और ऊपर से शेन यूचू कभी अपनी सफाई देने वाली थी ही नहीं, जिससे लोगों को उन इल्जामों पर और भी ज्यादा यकीन हो चला था। तभी एक और डिसाइपल फौरन हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, जो इंसान ऐसी बुरी राह पर चलता है वो मरने के ही लायक है। इसे मार देना तो हर राइचस सेक्ट पर एक एहसान होगा। अगर इसने डिमोनिक आर्ट्स में महारत हासिल कर ली तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एक ही पल में पूरा हॉल शन यूचू की मौत की मांग करती आवाजों से गूंज उठा। एक के बाद एक इल्जाम उसे मौत के और करीब धकेलते जा रहे थे। फिर भी शन यूचू बस हॉल के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी रही, एक लफ्ज तक न बोली। तभी सेक्ट मास्टर ने उसकी तरफ नजरें झुकाकर ठंडी आवाज में पूछा, शन यूचू, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करती हो? उसने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपनी ताकत वापस पाने के लिए कल्टीवेट किया। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा गुनाह किया है। खामोश! एक बुजुर्ग एल्डर गुस्से में चिल्लाया, तुझे तो कब का शाओयाओ सेक्ट से निकाल दिया जाना चाहिए था। अगर सेक्ट मास्टर की मेहरबानी न होती तो आज तू यहाँ खड़ी भी न होती। और अब भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस बेशर्मी से बात कर रही है। तभी एक और डिसाइपल ने उस पर उंगली उठाते हुए चीख कर कहा, तू कहती है कि तू सिर्फ कल्टीवेट कर रही थी, मगर हम सबने अपनी आंखों से देखा था। तेरे पूरे बदन को काली एनर्जी ने घेर रखा था और तेरी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। ये तो साफ साफ किसी डीमन पोजेस्ड इंसान की निशानी थी। और जैसे जैसे भीड़ का गुस्सा भड़कता गया, तभी अचानक सेक्ट मास्टर ने अपना हाथ उठाया और स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका सीधा शेन यूचू की तरफ छूट पड़ा। वो पूरी तरह बेखबर थी, इसलिए हवा में उछलकर दूर जा गिरी और जमीन पर बुरी तरह टकराकर बेसुध पड़ी रह गई। सेक्ट मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ऐलान किया, देखा, सच में डेमोनिक एनर्जी मौजूद है। ये देखकर मेरा दिल एकदम बैठ सा गया और उसी पल मुझे सारा माजरा समझ आ गया। तो ये है शेन यूचू की तबाही के पीछे का असली मुजरिम। उसके अंदर कोई डेमोनिक एनर्जी थी ही नहीं। फिर भी सेक्ट मास्टर खुलेआम सच को तोड़ मरोड़ रहा था, क्योंकि श्याओयाओ सेक्ट में उसके रुतबे पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गार्ड्स! उसने हुक्म दिया, शेन यूचू को एल्केमी फर्नेस में झोंक दो और दुनिया पर मंडराते इस खतरे को खत्म कर दो। ये देखकर कि जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया है, मैं झट से हॉल के अंदर घुसा और जोर से चिल्लाया, रुको! तभी किसी ने फौरन मेरा मजाक उड़ाया, सु लीचुआन, तू सच में यहाँ फिर से सिम्प बनने आया है? एक और हंसते हुए बोला, आजकल तू उस डीमन औरत के इतना करीब चिपका रहता है, तुझे डर नहीं कि वो तुझे भी अपने साथ ले डूबेगी? मैंने उन सबको पूरी तरह अनसुना कर दिया और सीधे सेक्ट मास्टर की आंखों में देखा, जिसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल चुका था। सेक्ट मास्टर, मैं गवाही दे सकता हूँ कि शेन यूचू ने कभी डिमोनिक आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने बीच कल्टीवेशन में उसे डिस्टर्ब कर दिया, जिससे उसे की डिविएशन हो गई। एक डिसाइपल फौरन तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, सुलिचुआन, तुझे लगता है हम सब अंधे हैं? हम में से बहुतों ने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। तेरे कह देने भर से कि वो डेमोनिक आर्ट्स नहीं कर रही थी ये सच नहीं हो जाएगा। मैं शांति से मुस्कुराया, अपने रोब में हाथ डाला और एक बहुत पुराना मेडिकल टेक्स्ट निकाल लिया। एक खास पेज पलटा और उसमें लिखा हुआ अंश जोर जोर से पढ़ा और पढ़ने के बाद वो किताब ऊपर उठाकर पूछा, इसमें कल्टीवेशन के दौरान होने वाले की डिविएशन के लक्षण लिखे हैं। जरा बताओ, क्या ये ठीक वैसा ही नहीं जैसा तुम सबने उस दिन अपनी आंखों से देखा था? ये सुनते ही पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, मगर तभी एक और आवाज चीख पड़ी, रुको! पूरे शियाओयाओ सेक्ट को पता है कि तू शेन यूचू से प्यार करता है। वो तो लगभग हर रोज तेरे ही घर में पड़ी रहती है। पूरे सेक्ट ही ने ये बात सुन रखी है। तो तू कैसे साबित करेगा कि तू जानबूझकर उसे बचा नहीं रहा? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, शन यूचू, जो अब तक कमजोरी में जमीन पर पड़ी थी, दर्द के बावजूद खुद को घसीटते हुए खड़ी होने लगी। मैं झट से दौड़कर उसे सहारा देने पहुंचा। फिर मैंने धीरे धीरे पूरे हॉल पर एक नजर दौड़ाई और कहा, मैं सुगवा परिवार की इज्जत की कसम खाता हूँ, अगर आज मेरे कहे एक भी लफ्ज में झूठ हो तो आज के इस दिन से मेरा परिवार अपना सब कुछ खो दे। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार शेन यूचू की रक्षा करेगा। जिस पल मैंने अपने परिवार का नाम दांव पर लगाया, खुद सेक्ट मास्टर भी झिझक भरी नजरों से मुझे देखने लगा और बाकी सब तो बस हैरान होकर जड़ हो गए थे। मैंने उसे बचाने के लिए
अपने परिवार की साख तक दांव पर लगा दी थी। जाहिर है ये बात उसके दिल में एक अमिट निशान छोड़ जाती। जब बाकी सबने पीछे हटना चुना, तब मैं ही था जो उसके साथ खड़ा रहा। शेन यूचू कोई पत्थर दिल इंसान तो थी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसका दिल न पिघले, और यही तो मैं चाहता था। इतना कहने के बाद मैंने बड़ी नरमी से शेन यूचू को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर हॉल से बाहर निकल गया। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, सुलीचुआन, जिस पल तू उस दरवाजे से बाहर कदम रखेगा, न तू और न वो डीमन औरत फिर कभी श्याओयाओ सेक्ट के नहीं रहोगे। मगर मैंने अपनी रफ्तार तक धीमी नहीं की। अब जब हम श्याओयाओ सेक्ट में रह ही नहीं सकते थे, तो मैं शेन यूचू को अपने उस छोटे से मेडिसिन हाउस में ले आया जो सेक्ट के बाहर मेरा अपना था। सेक्ट मास्टर का वार बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। शेन यूचू का बदन तो पहले ही कमजोर था, और अब वो बस बमुश्किल सांसें गिन रही थी। पूरे 3 दिन गुजर गए मगर उसे होश नहीं आया, और उन तीनों दिनों में मैं मुश्किल से ही सोया। दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। आखिर वो हीरोइन थी, मेरा पूरा फ्यूचर उसी पर टिका हुआ था। फिर एक रात थकान ने आखिरकार मुझे हरा दिया, और मैं उसके बिस्तर के पास ही टेक लगाकर सो गया। कुछ देर बाद मुझे धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, मगर मैं इतना थका हुआ था कि आंखें तक नहीं खोल पाया। तभी मुझे एक गर्म हाथ बड़े प्यार से अपने चेहरे को सहलाता हुआ महसूस हुआ। वो शेन यूचू का हाथ था। मैं फौरन जाग गया, मगर मैंने जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। ये पल इतना कीमती था कि मैं इसे खराब नहीं करना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स बाद वो हल्के से हंसी। सच में खुद को थका डाला तुमने। फिर मैंने कदमों की हल्की सी आहट सुनी जब वो बड़ी एहतियात से बिस्तर से उतरी, और थोड़ी देर बाद एक ब्लैंकेट लेकर लौटी और बड़ी नरमी से उसे मेरे कंधों पर डाल दिया। और जैसे ही वो मेरे करीब झुकी, उसकी गर्म सांसें हल्के से मेरी गर्दन को छू गईं। मुझे अपनी सांसें नॉर्मल रखने के लिए अपने पूरे सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि उसे भनक तक न लगे कि मैं जाग चुका हूँ। और इसे और भी यकीनन बनाने के लिए मैं नींद में बड़बड़ाने का नाटक करते हुए कुछ शब्द बोल पड़ा। शेन यूचुग, किसी दिन इसका बदला ठीक से चुकाना मुझे। मगर मेरी हैरानी की हद न रही जब उसने मुस्कुराते हुए बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, अब से तुम्हारी रक्षा करने वाली मैं बनूंगी। उन शब्दों में कुछ तो अजीब सी बात थी। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक मुझे कुछ नरम और गर्म सा अपने होंठों को छूता हुआ महसूस हुआ। बड़ा हल्का, बड़ा कोमल, और एक ही पल में गायब भी हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया, और उतनी करीबी दूरी से मैंने शेन यूचू को धीरे से फुसफुसाते हुए सुना, सुलिचुआन, बस थोड़ा और इंतजार करना मेरा। एक बार जब मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊंगी, तो तुम्हारी रक्षा करने वाली मैं बनूंगी, जिंदगी भर के लिए। मेरा दिल बेख्तियार कांप उठा। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला, तो अचानक किचन के बाहर मेरा सामना शेन यूचू से हो गया। वो एक बार फिर अपने उसी पुराने शांत और दूर दूर रहने वाले अंदाज में लौट चुकी थी। उसने बस हल्के से सिर हिलाकर मुझे सल्यूट किया, जिससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं पिछली रात जो कुछ हुआ वो सब कोई ख्वाब तो नहीं था। और जैसे ही मैं वहां खड़ा हक्का बक्का सोच में डूबा था, उसने अपने होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, सुलीचुआन, हर चीज के लिए शुक्रिया। फिर वो आगे बोली, अगले कुछ अरसे के लिए मैं कल्टीवेट करने कहीं दूर जा रही हूँ, शायद काफी लंबे समय तक वापस ना आ पाऊं। ये सुनकर मैंने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। ओरिजिनल स्टोरी में शेन यूचू अपनी सिक्लूडेड कल्टीवेशन के दौरान ही कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनी थी, और अभी भी उसका ट्रेनिंग करने का इरादा इसी बात का इशारा था कि उसने अपना असली मकसद अब तक नहीं भुलाया। मैंने हामी में सिर हिला दिया। तभी जाते जाते वो अचानक रुकी, पलटी, और बड़ी नरमी से बोली, अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। हीरोइन जो ठहरी, शेन यूचू ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। कई महीने गुजर गए, और उसका नाम एक बार फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंजने लगा। यहाँ तक कि मुझ जैसा इंसान भी, जो अपना ज्यादातर वक्त चुपचाप अपने छोटे से मेडिसिन हाउस को चलाने में बिताता था, जब भी शहर जाता तो उसके बारे में सुने बिना नहीं रह पाता। एक टी हाउस में हाथ में चाय का प्याला थामे बैठे बैठे मैं सुनता रहा कि मेरे आसपास हर कोई बस उसी की बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो महानता के लिए ही बनी है, हर सेक्ट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा तरककड़ी करती, और हर बार रैंकिंग्स में और ऊंचा चढ़ती जाती। लोगों को यकीन था कि उसका दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना बस वक्त की बात है। कोई उसके नेक दिल की तारीफ कर रहा था कि वो न सिर्फ बेहद ताकतवर है, बल्कि हमेशा कमजोरों की रक्षा करती है। जहां भी जाती, वहां नाइंसाफी के मारे हर इंसान की मदद करती। आजकल जब भी कोई शेन यूचू का जिक्र करता, तो लगभग हमेशा तारीफ के साथ ही करता। अकेले उसकी शोहरत ही उसके पुराने सेक्ट शाओयाओ सेक्ट से भी करीब करीब आगे निकल चुकी थी। तभी किसी और ने बताया कि कुछ ही अरसा पहले एक बेहद ताकतवर डिमोनिक बीस्ट ने शाओयाओ सेक्ट पर हमला कर दिया था। कोई भी डिसाइपल उसे रोक नहीं पा रहा था, जब तक कि शेन यूचू न आई।
और सबकी जान बचा ली और उसके बाद से तो सेक्ट में उसका रुतबा और भी ऊंचा हो गया था और बहुतों को यकीन था कि अगली सेक्ट मास्टर बनना उसकी किस्मत में लिखा है। कुछ लोग तो जलन भरे लहजे में सू परिवार और यंग मास्टर सू की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि शेन यूचू ने सरेआम ऐलान कर रखा है कि जो कोई सू परिवार के खिलाफ खड़ा होगा वो दरअसल उसी के खिलाफ खड़ा होगा। और हर बार जब मैं ऐसी बातें सुनता तो मेरा सीना फख्र से थोड़ा और चौड़ा हो जाता। अगर उस वक्त मैंने सही फैसला न लिया होता तो ये कुछ भी ना हुआ होता। हर किसी की नजरों में मैं सु लीचुआन वो आदमी था जिसने उसकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना, उससे दिल से प्यार किया और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने ही सेक्ट से निकाले जाने तक को तैयार हो गया। चाय का पूरा पॉट खत्म करने के बाद मैं इत्मीनान से बाहर की ओर टहलता हुआ निकला, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे से कदम बाहर रखा मैं किसी से टकरा गया। सुलीचुआन बहुत दिनों बाद दिखे। मैंने नजर उठाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो श्याओयाओ सेक्ट का एक पुराना डिसिपल था जो गॉसिप का बड़ा शौकीन होने के लिए मशहूर था। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। वो फौरन एक शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ झुका और पूछा, क्यों सीनियर सिस्टर का इंतजार करने आए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं हंस पड़ा। उससे तो मुझे मिले हुए बहुत अरसा हो गया। शेन यूचू ने हमेशा अपनी बात निभाई थी। जिस दिन उसने कहा था कि वो वापस नहीं आएगी, वो सच में कभी वापस नहीं आई। और शायद यही सबसे बेहतर था, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से जी चांग हान भी जल्द ही लौटने वाला था। उस डिसिप्लिन को समझ आ गया कि मुझे उसकी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कुछ अटपटी सी बातें करने के बाद उसने हाथ हिलाकर विदा ली और चला गया और मैं वापस अपने मेडिसिन हाउस की ओर बढ़ चला। दूर से ही मैंने देखा कि चिमनी से धुआं उठ रहा है और जिस पल मैंने दरवाजा धकेल कर किचन में कदम रखा मैं वहीं जम गया। शेन यूचू अपनी पीठ मेरी तरफ किए वहां खड़ी थी, खाना पकाने में मशगूल। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो पलटी और बड़ी नरमी से मुस्कुराई। बस थोड़ा और, डिनर लगभग तैयार है। मैं तो पूरी तरह सन्न रह गया। वो जीनियस कल्टीवेटर शेन यूचू सच में मेरे लिए खाना बना रही थी। डिनर के दौरान वो एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, सुलीचवान, सेक्ट मास्टर ने अपनी गद्दी ऑफिशियली मुझे सौंप दी है। आज से 3 दिन बाद मेरी सक्सेशन सेरेमनी है। क्या तुम आओगे? ये तो बहुत जल्दी हो गया। शेन यूचू आखिरकार नई सेक्ट मास्टर बन चुकी थी, जिसका मतलब ये भी था कि जी चांगन अब जल्द ही वापस लौटने वाला था। आखिरकार वो दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे और साथ हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें होना ही था। इस स्टोरी में मेरा किरदार आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच रहा था। अब मेरे लिए बस एक ही काम बाकी था, शराफत से पीछे हट जाना और उन दोनों के लिए रास्ता छोड़ देना। उसकी उन उम्मीद भरी आंखों में देखकर मैंने हामी में सिर हिला दिया और उसकी आंखें फौरन खुशी से चमक उठीं। वो बार बार मुझे याद दिलाती रही, तुम्हें वक्त पर आना है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक सीट रोक रखी है और मुझे एक बहुत जरूरी बात का ऐलान भी करना है। मेरी सांसें अनजाने में धीमी पड़ गईं। मेरा जहन उस रात की ओर लौट गया। कान के पास वो हल्की सी फुसफुसाहट और वो चोरी से मेरे होंठों पर छोड़ा गया वो किस। मेरा चेहरा गर्म हो उठा। उसने बड़ी संजीदगी से मेरी ओर देखा और एक बार फिर बोली, मुझसे वादा करो कि तुम जरूर आओगे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, वादा रहा, मैं जरूर आऊंगा। मेरी स्टोरी अब करीब करीब खत्म हो चुकी थी और कम से कम मैं इतना तो चाहता था कि हमारी आखिरी मुलाकात एक खूबसूरत मुलाकात हो। डिनर के बाद वो अजीब तरह से हल्के, खुशी भरे कदमों से वहां से निकली और मैं तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसका साया पूरी तरह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गया और उसके बाद ही मेरे चेहरे से वो मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई। मैं बाड़ की ओर बढ़ा और एक छोटी सी सीटी बजाई। तभी परछाइयों में से एक छुपा हुआ गार्ड फौरन प्रकट हो गया। सब कुछ पैक कर दो, मैंने बड़े शांत लहजे में हुक्म दिया, और कुछ देर बाद इस मेडिसिन हाउस को जला देना। फिर मैंने पूछा, क्या तुमने जी चांगान को खबर कर दी? गार्ड ने सिर हिलाया। जी हाँ, वो 3 दिन में श्याओयाओ सेक्ट लौट आएगा। और उसने क्या कहा? उसने कहा, ये सब मुमकिन बनाने के लिए शुक्रिया। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। किसी और को सच का पता नहीं था, मगर इकलौता इंसान होने के नाते जो ओरिजिनल स्टोरी जानता था, मैं सब कुछ समझता था। जी चांगन बहुत लंबे समय से शेन यूचू से प्यार करता था। वो बस यही समझता था कि उसे सिर्फ कल्टीवेशन की परवाह है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। मगर इतना कुछ झेलने के बाद, खासकर जब शेन यूचू मौत के मुंह तक पहुंच गई थी, मुझे पूरा यकीन था कि अब वो अपने जज्बात और नहीं छुपाएगा। और जैसे जैसे आग ने धीरे धीरे उस छोटे से मेडिसिन हाउस को अपनी लपटों में लेना शुरू किया, मैंने उसे एक आखिरी नजर भरकर देखा और धीरे से बुदबुदाया, शेन यूचू, इस बार मैं अपना वादा तोड़ने जा रहा हूँ। 3 दिन बाद
पूरे श्याओयाओ सेक्ट पर एक गंभीर सा माहौल छाया हुआ था। सेरेमनी के लिए हर डिसिप्लिन जमा हो चुका था, यहाँ तक कि वो भी जो सालों से सेक्टी के बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। हर बड़े सेक्ट के प्रतिनिधि भी इस मौके के गवाह बनने आ पहुंचे थे। हर कोई इतनी कम उम्र में शेन यूचू की कामयाबियों पर दंग था। कुछ ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि एक दिन वो पूरे कल्चरेशन वर्ल्ड का सबसे चमकीला सितारा बन सकती है। सेक्ट मास्टर के रोब्स पहने शेन यूचू धीरे धीरे उस लंबी सीढ़ियों की कतार पर ऊपर चढ़ती गई। वो जहां से भी गुजरती, डिसाइपल्स अदब से घुटनों के बल झुककर उसे अपनी नई सेक्ट मास्टर कहकर अभिवादन करते, मगर अपने दिल में शेन यूचू बस एक तंज भरी हंसी हंस रही थी, क्योंकि आज उसके सामने सिर झुकाने वाले इनमें से बहुत सारे वही लोग थे जिन्होंने कभी इसी हॉल में उसकी मौत की मांग की थी। तब इन्होंने उसे एल्केमी फर्नेस में झोंकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, और अब यही लोग सिर झुकाकर उसकी मेहरबानी की भीख मांग रहे थे। इनमें से कोई भी उसकी एक नजर के भी लायक नहीं था। वो जिस एक इंसान को देखना चाहती थी, वो अब तक नहीं आया था। उसने वादा किया था कि वो आएगा, और अब तक उसने उससे जो भी वादा किया था हमेशा निभाया था। आज का दिन वो दिन था जब वो अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा रही थी, और आज ही का दिन वो दिन था जब वो फख्र से उसके साथ खड़ी होना चाहती थी। मगर ग्रेट हॉल में दाखिल होकर सेक्ट मास्टर की गद्दी पर बैठ जाने के बाद भी फ्रंट रो में सिर्फ उसके लिए रोकी गई वो सीट खाली की खाली रही। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी अपनी हथेली में गड़ती चली गईं। वो अपनी नजरें उस खाली सीट से हटा ही नहीं पा रही थी। इससे पहले, सेरेमनी शुरू होने से पहले, श्याओयाओ सेक्ट के कई डिसिपल्स ने भी इस बात पर गौर किया था और आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है ये सीट किसके लिए रोकी गई है? इसमें भला पूछने की क्या बात है? ये पक्का सु लीचुआन के लिए ही है। वही तो है जो हर मुश्किल में सेक्ट मास्टर के साथ डटा रहा। मगर सु लिचुआन तो अब तक आया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्ट मास्टर ने उसे छोड़ दिया हो? नामुमकिन। क्या तुम सेक्ट मास्टर की साख भूल गए? वो तो अपने मददगारों को कभी न भूलने के लिए मशहूर है। वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। और सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद करीब करीब हर किसी की यही सोच थी। हर कोई यही मानता था कि शेन यूचू के सबसे बड़े मददगार होने के नाते सु लीचुआन को आज की सेरेमनी में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। तभी अचानक किसी ने पूछा, मगर अगर वो सीट सु लीचुआन के लिए थी ही नहीं तो? ये शब्द बमुश्किल उसके मुंह से निकले ही थे कि तभी हॉल के बाहर से एक बुलंद आवाज गूंज उठी, माफ करना, मुझे देर हो गई। एक बेहद हैंडसम आदमी बड़े आत्मविश्वास के साथ बड़ी शान से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक सादे से डाओइस्ट रोब में, अपने लंबे बाल करीने से पीछे बांधे हुए। उसने अपना सिर उठाया और शेन यूचू की ओर देखकर बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैं लौट आया हूँ, सेक्ट मास्टर। जिस डिसिप्लिन ने अभी सवाल पूछा था, वो फौरन उत्साह से भर उठा। देखा, मैंने कहा था ना कि वो सीट सु लीचुआन के लिए नहीं थी। एक दूसरा डिसिप्लिन हैरानी से बोला। तो अफवाहें सच थीं। लगता है सेक्ट मास्टर और सु लीचुआन की राहें सच में जुदा हो चुकी हैं। मगर ये आदमी है कौन? तभी उसके बगल में खड़े किसी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये जी चांगान है। सबको पहले से पता था कि ये कौन है। जी चांगान, वो जूनियर अंकल जिसके बारे में सब यही मानते थे कि वही हमेशा से शेन यूचू का सच्चा प्यार रहा है। भले ही उन दोनों में से किसी ने कभी इस बात को खुलकर कबूल न किया हो, फिर भी उन दोनों को लेकर अफवाहें सालों से पूरे श्याओयाओ सेक्ट में फैली हुई थीं। एक डिसिप्लिन ने आह भरते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे सु लीचुआन के लिए बुरा लग रहा है। उसने शेन यूचू को उसके सबसे बुरे वक्त में बचाने के लिए इतनी मेहनत की, और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर भी उसने उसे नहीं चुना। एक और ने हामी में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, अगर मैं सु लीचुआन की जगह होता तो मेरा दिल टूट जाता। सेक्ट मास्टर ने ये मामला सच में बहुत बुरे तरीके से संभाला। उनकी ये बातचीत ठीक ठीक धीमी भी नहीं थी, और उसका कुछ हिस्सा शेन यूचू के कानों तक पहुंच भी गया, मगर उसने एक भी लफ्ज नहीं सुना। उसकी नजरें बस जी चांगान पर जमी हुई थीं। वो पक्के तौर पर जानती थी कि उसने कभी उससे कोई संपर्क नहीं किया था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ है। फिर भी न जाने कैसे वो ठीक सही वक्त पर लौट आया था। वक्त पर उसने आज की सेरेमनी के बारे में सिर्फ एक ही इंसान को बताया था, सु लिचुआन को। इससे साफ जवाब भला और क्या हो सकता था? वो भाग गया था और उसे बीच मंझधार छोड़ गया था। खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने जी चांगान को अपनी सीट पर बैठने का न्योता दिया, और सेरेमनी खत्म होने के बाद वो चुपचाप एक सुनसान कोने में सांस लेने के लिए खिसक गई। तभी पीछे से कदमों की आहट करीब आई। बिना पलटे उसने बड़े शांत लहजे में पूछा, उसने तुम्हें बताया है ना? जी चांगान उससे कुछ कदम पीछे रुक गया। उसके चेहरे पर एक उलझे हुए भाव थे। वो साफ साफ देख सकता था कि उसे लौटा देखकर शेन यूचू की आंखों में हैरानी तो थी, मगर खामोशी का जरा सा भी निशान नहीं था। सालों से जो जज्बात उसने अपने दिल में दबा रखे थे, शायद अब उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। फिर भी वो खुद को एक आखिरी मौका देना चाहता था। मुझे सु लीचुआन ने ढूंढा था, उसने माना। उसने मुझे बताया कि जिस इंसान से तुमने हमेशा प्यार किया वो मैं हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं लौट कर आऊं और तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं।
इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शेन यूचू अचानक पलटी और उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, रहने दो जूनियर अंकल, अब ये सब बीती बात हो चुकी है। जी चांगान एक पल के लिए जड़ हो गया और फिर एक कड़वी सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने एक खत निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने कहा था कि ये तुम्हें दे दूं। शेन यूचू के हाथ कांप उठे जब उसने वो खत थामा और उसे खोलते ही उसने फौरन वो टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट पहचान ली। ये बेशक सु लीचुआन की ही थी। शेन यूचू, जब तक तुम ये पढ़ोगी, मैं जा चुका होऊंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस एक अच्छी सेक्ट मास्टर बनने पर ध्यान देना। तुम्हारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इंतजार कर रही होंगी और मैं जानता हूँ यही वो जिंदगी है जो तुमने हमेशा चाही थी। रही बात मेरी, तो मैं कभी उस तरह की जिंदगी के लिए बना ही नहीं था, इसलिए मैं चुपके से खिसक गया। मैं कसम खाता हूँ कि ये इकलौती चीज है जो मैंने कभी तुमसे छुपाई और यही आखिरी भी होगी। अब से हम दोनों अपनी-अपनी राह पर चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अब बेहतरीन की दुआ करता हूँ। बस इतना याद रखना कि एक बार तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। जब तक उसने पढ़ना खत्म किया, जी चंगान चुपचाप जा चुका था। शेन यूचू उन चंद छोटी सी लाइनों को खोई-खोई नजरों से घूरती रही और बिना किसी चेतावनी के आंसू उसके चेहरे पर ढुलक पड़े। तो इसका मतलब सु लिचुआन शुरू से ही उससे झूठ बोल रहा था। जिस फ्यूचर का उसने ख्वाब देखा था, उसमें वो कभी शामिल थी ही नहीं। आखिरकार उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फिर भी जिस एक इंसान को वो सच में अपने साथ चाहती थी, वो जा चुका था। उसने तो सोच रखा था कि उस दिन सबके सामने अपने दिल की बात कहेगी और उससे कहेगी कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसके साथ बिताए, मगर वो तो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। उसने तो उसके लिए खास तौर पर जी चांगहान को भी वापस बुला लिया था। कितना ख्याल रखने वाला, इतना कि उसका दिल ही तोड़ दे। तभी अचानक उसने वो खत फाड़कर अनगिनत नन्हे-नन्हे टुकड़ों में बिखेर दिया और दांत भींचते हुए फुसफुसाई, सु लीचुआन, अगर तुझे लगता है कि तू भागकर बच जाएगा, तो फिर मैं तेरा पीछा करूंगी। उधर एक शांत से छोटे कस्बे में मैं अपने गधे की पीठ पर आंखें आधी मूंदे बड़े आराम से लेटा हुआ था। न जाने क्यों मैं उस रिपोर्ट के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था जो मेरे गार्ड ने मुझे उस सुबह दी थी। शेन यूचू को शाओयाओ सेक्ट की कमान संभाले अब आधा साल हो चुका था। सेक्ट फल फूल रहा था और सब कुछ अच्छी दिशा में बढ़ रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि उसके और जी चांगान के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि शाओयाओ सेक्ट में थोड़े ही अरसे रुकने के बाद जी चांगान 3 महीने पहले फिर से दुनिया घूमने निकल पड़ा था और उसके बाद से किसी ने उसे देखा तक नहीं था। शेन यूचू ने तो सरेआम ऐलान भी कर दिया था कि उसके और जी चांगहान के बीच सिर्फ साथी डिसिपल्स जैसा रिश्ता है और उसने शाओयाओ सेक्ट में किसी को भी दोबारा उन दोनों को लेकर अफवाह फैलाने से सख्ती से मना कर दिया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने उन दोनों को मिलाने के लिए तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। उन्हें अपने दिल की बात कहने का एकदम परफेक्ट मौका भी मिला था। फिर आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? खैर, फिर भी अब ये सच में मेरी प्रॉब्लम नहीं रही। मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था सब कर दिया था। मेरा ज़मीर एकदम साफ था। शाओयाओ सेक्ट छोड़ने के बाद से मैं पूरे कल्चरेशन वर्ल्ड में घूमता फिर रहा था। बेवजह की मुसीबत से बचने के लिए मैं न कभी अपना असली नाम बताता और न ही कहीं ज्यादा देर तक टिकता। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता, बीमारियों का इलाज करता और जब भी मुमकिन होता आम लोगों की मदद करता। और इस दौरान मैंने तरह तरह के रीति रिवाज और नज़ारे देखे। ये छोटा सा कस्बा इत्तेफाक से बेहद शांत था। यहाँ के लोग नेकदिल थे और आसपास का माहौल बड़ा खूबसूरत, इसलिए मैं यहाँ आदत से कुछ ज्यादा ही देर रुक गया। आखिरकार मेरा नन्हा गधा एक जगह आकर रुक गया। मैंने आलस भरी अंगड़ाई ली, उसकी पीठ से कूदा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। तभी कई जानी पहचानी गाने वाली लड़कियों ने चमकती मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया और बड़ी गर्मजोशी से मुझे एक प्लेजर बोट पर चढ़ने का न्योता दिया। ये अब मेरे चंद गिल्टी प्लेजर्स में से एक बन चुका था। संगीत सुनना, चाय पीना और कविता का आनंद लेना वक्त बिताने का कोई बुरा तरीका नहीं था। बोट के अंदर उन्होंने एक खूबसूरत सादन फोल्क धुन बजाई और उसी सुर पर बड़ी नजाकत से नाचने लगी। अच्छे मूड में आकर मैंने उन्हें इनाम में कुछ चांदी के सिक्के दिए, जिससे पूरा कमरा खुशनुमा हंसी से भर उठा। तभी उन्हीं में से एक छोटी उम्र की परफॉर्मर घबराते हुए शराब का एक मर्तबान थामे मेरे पास आई। याचना भरी नजरों से मेरी ओर देखते हुए वो धीरे से बोली, साहब, ये हमारी सबसे बढ़िया डॉटर्स रेड वाइन है। हमने इसे आज ही जमीन से खोदकर निकाला है। क्या आप थोड़ी चखना चाहेंगे? मुझे कभी शराब में दिलचस्पी नहीं रही थी और मैं मना करने ही वाला था कि उसने बड़े मासूम अंदाज में मुंह बनाया। मालिक ने कहा है कि अगर इस बार मैं किसी मेहमान को ख्वाहिश नहीं कर पाई तो वो मुझे बेच देगा साहब। मुझे पता है आप नेक दिल हैं। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। वो अभी इतनी छोटी थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि उसे किसी भयानक जगह बेच दिया जाए। इसलिए आखिरकार मैंने हामी में सिर हिला दिया। ये सुनते ही उसका चेहरा खांसी से खिल उठा। उसने एक भरा हुआ प्याला उंडेला और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने उसे लिया
और एक ही घूंट में पी गया। बुरी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए तारीफ की। संगीत चलने दो, नाचती रहो। और महफिल फिर से रंगत में लौट आई। मगर ठीक उसी पल बोट के बाहर अचानक एक हलचल मच गई और फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सू लिचुआन, वाह खूब मजे लूट रहे हो। मैंने फौरन नजर उठाई और वहीं जम गया। दरवाजे पर शेन यूचू खड़ी थी, बिल्कुल भावहीन चेहरे से मुझे घूरती हुई, मगर उन खूबसूरत आंखों के पीछे एक ऐसा गुस्सा धक रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी आंखें मली, बस ये यकीन करने के लिए कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। हमें आखिरी बार मिले बमुश्किल 1 साल ही हुआ था, फिर भी न जाने कैसे वो और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा ज्यादा रौबदार हो गई थी। क्यों? उसने ठंडे लहजे में पूछा। मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए मैं बस एक अटपटी सी मुस्कान ही दे पाया। माहौल की तलखी भांपकर जैसे ही शेन यूचू ने अपना हाथ हिलाया, बाकी सब चुपचाप वहां से खिसक लिए। पलक झपकते ही हम दोनों बोट पर अकेले रह गए, एक दूसरे को खामोशी से घूरते हुए। शेन यूचू बड़े इत्मीनान से मेरी बगल वाली मेज पर बैठ गई और बिना एक लफ्ज कहे शराब पीने लगी। ये खामोशी बेहद तकलीफ देह और अटपटी थी। ये तो ठीक नहीं है। मैंने आंखें घुमाई और फौरन तय कर लिया कि अब यहाँ से भाग निकलने का वक्त आ गया है। मैं उछलकर खड़ा हुआ, एक ही हाथ के इशारे से खिड़की धड़ाम से खोल दी और सीधे नदी में छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। मगर भले ही शेन यूचू ने अपनी शराब से एक पल के लिए भी नजर न हटाई हो, वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज निकली। पलक झपकते ही उसने मुझे मेरी बेल्ट से दबोच लिया। उसका चेहरा अब भी शांत था, फिर भी मैं जितना जोर लगाता उतना ही फंसता जाता। खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। सीनियर सिस्टर, मैं घबराहट में हंसा। ये क्या कर रही हो? आखिरकार उसने नजर उठाकर मुझे देखा। सूलिछुआन, आखिर कब तक मुझसे छुपते फिरोगे? क्या सच में तुम मुझसे मिलने से इतना डरते हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा। सीनियर सिस्टर, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुनिया में किसी से भी छुप सकता हूँ, मगर तुमसे कभी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसका हर लफ्ज छौटे हथौड़े की तरह पड़ रहा था। पिछले महीने मैं उस इन पर पहुंची जहां तुम ठहरे हुए थे और तुम फौरन वहां से निकल गए। उससे पिछले महीने मुझे वो कुटिया मिली जिसमें तुम रह रहे थे, मगर तुम बस थोड़ी देर पहले ही जा चुके थे। यहाँ तक कि बिस्तर तक अब भी गर्म था। और उससे भी पिछले महीने? शर्मिंदा होकर मैंने झट से उसे बीच में रोक दिया। शेन यूचू, उसने सीधे मेरी आंखों में घूरते हुए कहा। क्या चाहते हो मैं गिनाती रहूं? मैं पूरी तरह खामोश पड़ गया। आखिर मैं कहता भी तो क्या? मैं उसे ये तो कह नहीं सकता था, माफ करना, मगर तुम हीरोइन हो और मैं बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर। हम दोनों का कभी साथ होना लिखा ही नहीं था। उसने साफ झुंझलाहट भरी नजरों से मुझे देखा। मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ, तुम बार बार मुझसे भागते क्यों रहते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उसकी आवाज में एक गहरी मायूसी थी, जिसमें एक ऐसी जिद्दी दृढ़ता घुली हुई थी जो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। इस बार पहली बार मैंने अपनी शरारती मुस्कान एक तरफ रखी और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। वजह बहुत आसान है। तुम और मैं दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हम दोनों अलग अलग तरह की जिंदगी चाहते हैं। मुझे आजादी से जीना पसंद है, जहां मन करे वहां भटकना। मगर तुम तो सबसे ऊपर खड़े होने के लिए बनी हो। हम दोनों दो एकदम जुदा राहों पर चल रहे हैं। ये सुनते ही वो अचानक भावुक हो उठी। मैं भी वैसी जिंदगी जी सकती हूँ। मुझे ना शोहरत चाहिए ना ताकत। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने नरमी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि तब तुम शेन यूचू रह ही नहीं जाओगी। अगर तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए छोड़ दो, तो क्या तुम वही इंसान रह पाओगी जिसे मैं जानता हूँ? और अगर मैं खुद को उन तमाम सख्त कहत कायदों में जकड़कर जीने पर मजबूर कर लूं जो तुम्हारे साथ खड़े होने के साथ आते हैं, तो मैं भी फिर सुर लीचुआन नहीं रह जाऊंगा। और जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे खुद भी अचानक सब कुछ समझ आ गया। इसीलिए तो वो हीरोइन थी और मैं महज एक सपोर्टिंग मेल लीड। भले ही मैं बदल गया था और मैंने विलेन बनना छोड़ दिया था, फिर भी हम दोनों का एक ही राह पर चलना कभी लिखा ही नहीं था। मैं तो बस एक आम सा इंसान था जो जिंदगी में यूं ही बहता चला जा रहा था। उसे एक आखिरी बार देखकर मैं हल्के से मुस्कुराया। शेन यूचू, एक अच्छी सेक्ट मास्टर बनना और अब मुझे ढूंढने मत आना। उसने अविश्वास से पलकें झपकाईं। तुम कहते हो कि अब हम अलग राहों पर चल रहे हैं, मगर जब तुम सबके सामने डटकर खड़े हुए और सिर्फ मुझे बचाने के लिए पूरे शियाओयाओ सेक्ट से भिड़ गए, उसी पल मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दे पाऊंगी। मैंने धीरे से एक आह भरी। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं भुला पा रही क्योंकि तुम्हें मैं कभी सच में मिला ही नहीं। अगर आज मैं तुम्हारे साथ लौट आया, तो आधे महीने के अंदर ही हम दोनों नाखुश हो जाएंगे। यकीन है मेरी बात पर? उसने अपने होंठ भींच लिए और कोई जवाब नहीं दिया। ये भांपकर कि आज हम किसी नतीजे पर पहुंचने वाले नहीं हैं, मैंने उस पल का फायदा उठाया जब वो खामोश पड़ी थी। खिड़की से छलांग लगाई और जितनी तेज भाग सकता था भाग निकला। नदी के किनारे पहुंचकर मैं अपने इंतजार करते गधे पर कूदा और फौरन वहां से दौड़ पड़ा। और काफी पीछे रह जाने के बाद भी मुझे शेन यूचू की दांत भींचकर चिल्लाती आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। सुलीचुआन, तू चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक भाग जा,
मैं तुझे ढूंढ ही निकालूंगी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैंने हंसते हुए पलटकर जवाब दिया, तो ठीक है, ढूंढ लेना मुझे, बल्कि यूं करो, सेक्ट मास्टर के पद से रिटायर होने तक का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें खेती बाड़ी कराने ले चलूंगा। मैंने तो ये बस मजाक में कहा था, मगर शेन यूचू की आंखें अचानक उम्मीद से चमक उठी। उस पूरे दिन में पहली बार वो मुस्कुराई और पलटकर बोली, पक्का वादा। मौसम बेहद खूबसूरत था और एक हल्की सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को सहला गई। न जाने कैसे मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। शायद जब शेन यूचू बूढ़ी हो जाए, अगर वो सच में रिटायर होकर मेरे साथ खेती करने आ जाए, तो शायद ऐसी जिंदगी इतनी भी बुरी ना हो। रही बात आने वाले कल की, तो वो तो बस वक्त ही बता सकता था।